पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था किसी बड़े तूफान के आने से पहले की दस्तक है। मोबाइल पर मैसेज था, आज कोर्ट में लास्ट हियरिंग है, उसके और सुमित की। फिर उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी आज ममता का ध्यान सुमित और खुद के बीते पलों को याद करने में लगा था। आज वह सुमित के प्रति थोड़ी जुड़ाव सी महसूस करने लगी। पिछली बार की हियरिंग में जज साहिबा ने उसे लताड़ते हुए कहा था, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, जब मन किया खेल लिया, जब मन किया तो छोड़ दिया। आप दोनों पति पत्नी हैं, एक बार आप दोनों एक दूसरे को समय दीजिए और एक दूसरे की गलतियां माफ़ करके देखें। 3 महीने का समय मिला, लेकिन इन 3 महीनों में ना तो सुमित ने पहल दिखाई और ना ही ममता ने। दोनों ही अपने पद और अहंकार के नशे में चूर थे। ममता एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही थी, सुमित भी उतनी ही बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहा था। आज कोर्ट में जाने के नाम से ही उनके मन में अजीब सी ख्याल आने लगे। पता नहीं सुमित क्या रिएक्शन देगा, क्या कहेगा उससे। अब सुमित के बिना ही उसे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। फ्रेश होने के बाद वह आईने के पास आकर खड़ी हो गई। उसके बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे, उसके खुद की जिंदगी की तरह। उसे अपने बालों में कंघी करने का भी मन नहीं कर रहा था। उसने अपनी आंखों को ध्यान से देखा, उसके कोर भीगे हुए थे। नाश्ते का समय हो गया था। उसके पिता सुरेश बाबू ने आवाज़ लगाई तो वह बाहर निकलकर डाइनिंग हॉल में आ गई। लगभग सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ भी एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। उसे देखते ही पापा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी, बैठो, नाश्ता करो। जी। वह शांति से बैठ गई। उसने ध्यान दिया, आज कोई उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। सब अपने आप में ही व्यस्त दिखने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भैया राहुल और भाभी सुधा दोनों ही जॉब करते थे। सुधा किचन में माँ की मदद करवा रही थी। वह हेल्पर की मदद से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखवाने लगी। राहुल भी आकर बैठ गया। उसने बैठते ही सभी को गुड मॉर्निंग कहा। पूरे डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी। ममता भी सिर झुकाकर अपना नाश्ता लेकर, आज ना उससे कॉफ़ी पिया जा रहा था और ना नाश्ता खाया जा रहा था। सुधा भी उसके सामने आकर बैठ गई। ममता का उतरा हुआ चेहरा और हुलिया देखकर उसकी ओर व्यंग से मुस्कुराते हुए सुधा ने कहा, क्या बात है ममता, आज तो तुम्हारी हियरिंग है ना। हम हल्के से अपना सिर हिला कर ममता ने जवाब दिया, फिर तुम्हें आज सुमित की याद आ रही है क्या? अपनी शक्ल देखी है, ना बालों में कंघी है, ना आंखों में काजल। क्या हुलिया बना ली हो। भले ही सुधा की बात दिल से निकल ली हो, मगर वह तीर की तरह ममता के दिल में चुभ गई। वह कुछ नहीं बोली। एक तनाव सा पसर गया। माहौल को हल्का करने की गरज से सुरेश बाबू ने कहा, सब लोग सुनो, अमन भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसकी पसंद में हाँ मिलाने के सिवाय, क्योंकि हमें भी लड़की पसंद है। अमन की पसंद हमारी पसंद। वह बोलकर जोर से हंसने लगे, मगर अमन चिढ़ गया। हाँ, पर मैं यह सोच रहा था पापा की शादी सादगी से ही कर लूँ। एक साधारण सी पार्टी कर लेते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ममता के मुंह से निकल गया, क्यों? अमन उसकी तरफ घूरते हुए इस तरह से देखा कि ममता चुप लगा बैठी। उसका दिमाग भन्ना उठा। क्या मेरे कारण? उसने अपने आप से पूछा। ऐसा तो नहीं कि अमन को अपने ससुराल वालों, अपने दोस्तों और क्लिंग्स के बीच बताते हुए शर्म आ रही हो कि मेरी बहन का डाइवोर्स है। ममता का सारा देह झुरझुरा उठा। हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमारी सोच वही रहती है। आज तक वह किस मृग मरीचिका के पीछे भाग रही थी। यह उसका अपना घर है। मैं अपने घर जा रही हूँ। यही बोलकर वह शांत से सुमित का घर छोड़कर निकल आई थी। आज उसके इसी अहंकार ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तब तक ममता की माँ किरण भी वहाँ आकर बैठ गई और फिर राहुल भी आकर बैठ गया। मुझे आज कीर्तन में जाना है, नाश्ता करके मैं निकल जाऊंगी बेटा। आज तुम्हारी हियरिंग है ना। सिर्फ सुरेश जी को ममता की थोड़ी बहुत चिंता थी जो दिख रही थी। जी पापा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें पता है कि 3 महीने से मेरे शोरूम में कितनी उठापटक मची हुई है। आज मैंने सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाई है। अपना पल्ला झाड़ते हुए राहुल बोला, मेरी भी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, मगर मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। तुम बस तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं।
कैसी बात कर रही हो तुम ममता? ऐसे जाओगी? कहीं तुम्हें सुमित की याद तो नहीं सताने लगी? ऐसा तो नहीं कि तलाक लेते हुए तुम फिर उसी के सपने सजा बैठी हो? नेहा व्यंग से मुस्कुरा दी। अपनी पत्नी के तीखे व्यंग को इग्नोर करते हुए राहुल ने ममता से कहा, ममता जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। राहुल बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। ममता झटके से उठी और अपने कमरे में जाकर आईने के पास खड़ी हो गई। आज उसका मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा था। लगभग 9-10 महीने पहले वह सुमित का घर छोड़कर आ गई थी। तब से दोनों लगातार ही अलग रह रहे थे, अर्थात दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। बाहर से राहुल के कार की हॉर्न उसके कानों में पड़ रही थी। उसने अपने बालों में रबड़ बैंड लगाया और अपना पर्स और फाइल लेकर गाड़ी की ओर भागी। उसने सीट बेल्ट लगाकर आंखें बंद कर लिया और सीट पर सिर टिका कर बैठ गई। पूरे रास्ते राहुल चुप ही रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। ममता भी आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रही। सुमित सुरेश जी के दोस्त का बेटा था। फैमिली फ्रेंड होने के नाते उसका घर आना जाना लगा रहता था। दोनों के बीच बचपन से दोस्ती थी और यह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई यह उसे भी नहीं पता चला। दोनों सजातीय थे और उस पर फैमिली फ्रेंड। दोनों फैमिली को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, तो चटमंगनी पट ब्याह हो गई थी। ममता सुमित का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसे अपना प्यार मिल गया था, ससुराल भी जान पहचान का था, तो सब ममता को हाथों हाथ लिए रहते। ममता और सुमित दोनों ही एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब धरातल में ज़िंदगी आने लगी तो सुमित अब व्यावहारिक हो चला था। वह ममता का पति बन गया था। दोनों के बीच बात बात पर बहस होने लगी। दोनों के ख्यालात एक दूसरे से उलट पड़ रहे थे। ममता को घर के काम करना पसंद नहीं था। सुमित चाहता था कि ममता कम से कम एक समय उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाए, उसकी पर्सनल केयर करे, मगर ममता को यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि शादी के बाद तनुज उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा है और अपने अधीन कर रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाई बढ़ने लगी। एक दिन सुमित ने गुस्से में कह दिया, यह मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और ममता भी गुस्से में बोल दिया, अगर यह तुम्हारा घर है तो फिर रहो अपने घर में, मैं अपने घर जा रही हूँ। और बड़ी शान से अपना सामान उठाकर अपने पापा के घर आ गई। उसके जाने के बाद सुमित भी घमंड में भरकर उसके पास तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। कुछ दिनों तक दोनों परिवारों ने दोनों को सुलह कराने की कोशिश भी की, मगर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए थे, फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। वह पिछले 9-10 महीने से कोर्ट और केस के चक्कर लगा रही थी। वकीलों ने उसके और सुमित के बीच के रिश्ते को हर दृष्टिकोण से छीछालेदर कर दिया। इतना ज़्यादा कि रिश्तों की किच में ममता को चुभने लगी। उसे ऐसा लगने लगा था कि इस रिश्ते से वह जितना जल्दी हट जाए उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मगर आज घर में इस माहौल ने उसके ऊपर वज्रपात कर दिया था। जिस शान से वह सुमित का घर छोड़कर आई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आज वही मृग मरीचिका सा लगने लगा था। मेरा घर यह तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, वह बुदबुदा उठी। तभी कार की लंबी हॉर्न बजने लगी और ममता अपने विचार श्रृंखला से बाहर आ गई। राहुल उसकी ओर घूर रहा था। क्या बात है ममता, कहाँ खोई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम बस थोड़ा हेडक है। उसने सीट बेल्ट हटाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। राहुल ने गाड़ी रोकते हुए कहा, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सॉरी, आज तुम्हें अपने आप मैनेज करना होगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। जैसे उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, राहुल तेज़ी से आगे निकल गया। उसने कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं समझी। आज उसकी बहन किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है, इसलिए कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। कहने को 2 भाई हैं, माता पिता हैं, एक भाभी है, मगर कोई भी उसके साथ नहीं। आज मेरी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है और शायद एक फ़ैसला और हो गया कि मैं अपने ही घर में बोझ हूँ। उस घर में मेरा कोई वजूद नहीं। ममता का मुँह कसैला हो गया। वह कोर्ट रूम की तरफ बढ़ गई। एक बंद कमरे में जहाँ आज उसके भाग्य का फैसला होने वाला था, उस कमरे में 2-3 कुर्सियाँ रखी गई हुई थी। उसके वकील ने उसे ले जाकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद सुमित भी वहाँ आ गया। ममता ने उसकी ओर देखा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बेतरतीब थे। कहीं खोया हुआ, उलझा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रात में बहुत रोया हो। क्या बात है ममता,
तुम बहुत उदास लग रही हो। जैसे ही ममता की नज़र उस पर पड़ी वह चिंतित हो उठा। मुझे शायद फीवर है, ममता ने उदास मन से कहा। अरे फिर तुमने दवा ली कि नहीं? नहीं। क्या यार, क्या करती हो? अपना ख्याल नहीं रख सकती कभी भी? अभी तक तुम्हारी आदत नहीं गई। सुमित उसके पास आकर उसका माथा छूकर बोला, तुम्हें सच में बुखार है? मैं तुरंत तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। कुछ कहने से पहले ही वह तेजी से बाहर निकल गया और पास के दवाई दुकान से टैबलेट और पानी की बोतल लेकर आ गया। लो, जल्दी से दवा खा लो। ममता ने दवा निगल लिया। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह कड़वी दवाई नहीं कोई मिठाई खा रही है। थोड़ी देर बाद जज साहिबा भी आकर सामने चेयर पर बैठ गई। उन्होंने अपने मोटे चश्मे से दोनों को घूरते हुए देखा, फिर बोली, तो आप दोनों ने क्या फैसला किया? दोनों ही चुप रहे। उन दोनों को चुप देखकर वह गुस्से से बोली, आप दोनों एक उच्च पद पर काम करते हैं, पढ़े लिखे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप दोनों आपसे बेहतर तो फुटपाथ पर रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले मजदूर हैं। कम से कम उन्हें अपने रिश्तों के बारे में तो पता है, उनकी अहमियत के बारे में पता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं, और ना भी हुए तो 2 तो हो ही जाते हैं। आप दोनों 2 नहीं 1 हैं। यह कब समझोगे? इसी गहराई को समझने के लिए मैंने आप दोनों को 3 महीने का समय दिया था। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। कैसे पति पत्नी हैं आप? कोई झुकने को तैयार नहीं ही नहीं। नहीं, मैं झुकने को तैयार हूँ। मैं सुमित से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई। सुमित जो चाहेगा वही मैं करूँगी। ममता की आंखें भर आई थी। बहुत अच्छा, यह है स्मार्ट वाइफ की निशानी। जज साहिबा मुस्कुराई। मैं भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने महसूस कर लिया इतने दिनों में कि मैं ममता के बगैर नहीं रह सकता। सुमित की आवाज़ भर्रा गई थी। मैं भी यही चाहती थी। तुम दोनों अपने पद और पैसे को किनारे रख दो और रिश्तों की गहराई में उतर कर देखो तो पता चलेगा कि तुम दोनों 2 नहीं 1 हो। तभी तो पति पत्नी को एक कहा जाता है। बिल्कुल सही। दोनों वकीलों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया और गले से लगा लिया। एक दूसरे को बधाई देते हुए कहा, हमारे पास कई तरह के केस आते हैं सर, लेकिन ऐसे केसेस में हम हारना ही पसंद करते हैं। हमें दिलों को तोड़ना मंजूर नहीं। किस्मत से एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और अपनी गलती से उसे खोना कोई बुद्धिमानी नहीं। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यह भूल गई थी कि मैं अब एक पत्नी हूँ। पहले मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। मैं अब तक सुमित को वही समझ रही थी जैसा पहले समझती थी। उसकी टोका टोकी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मगर अब अपनी गलती का एहसास हो गया। ममता सिसक उठी। मुझे भी। मैं ममता से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठा था और भूल गया था कि वह भी मेरी पत्नी है। अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस अंत भला तो सब भला। आप दोनों अब जाइए अपने घर। दोनों वकीलों ने कहा। हम दोनों घर चले। ममता सुमित का चेहरा खिल उठा। हाँ सुमित, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ममता ने सुमित का हाथ थाम लिया और सुमित ने ममता का। दोनों अपने घर की ओर बढ़ गए। राधे राधे। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।